हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के एग्जाम आने वाले हैं। तो एसएससी जीडी की एक प्रैक्टिस सेट पेपर जो हम लोग लगातार चलाते रहेंगे एसएससी जीडी के पेपर तक, और जिसमें आपके सभी संभावित प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। जितना भी उसमें आपका कोर्स दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे करंट अफेयर हो, सभी को हम लोग कवर करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन डेली आप लोगों के लिए मैं आपके चैनल पर लाता रहूंगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न सेशन का। लिखा है, ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जो है वो आपका है राजनीतिक एकता, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक एकता, और ऑप्शन सी जो फ्रेंड्स है आपका है वो धार्मिक एकता। तो आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, जो आपका सांस्कृतिक एकता जो है, सांस्कृतिक एकता ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर। अब समझिए है क्या ग्रेटर इंडिया का अर्थ है फ्रेंड्स। ग्रेटर इंडिया का अर्थ है कि आपकी 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जितना भी आपका सांस्कृतिक विकास हुआ है, अर्थात कल्चरल डेवलपमेंट जितना भी हुआ है, वो हमारे इंडिया को कैसा बनाता है? ग्रेट बनाता है। वसुधैव कुटुंबम की नीति हमारे यहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका सांस्कृतिक एकता हो जाएगा। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे। दूसरा प्रश्न है, धातु चाय के बर्तन में लकड़ी के हैंडल होते हैं क्योंकि लकड़ी गर्मी का एक बुरा संवाहक है, यह बिजली के झटकों को रोकता है, यह बर्तनों को सुंदरता देता है, या एक हाइजेनिक है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, आपका जो लकड़ी होती है, ये लकड़ी जो फ्रेंड्स आपकी होती है, लकड़ी की अगर हम लोग बात करें तो लकड़ी आपकी ऊष्मा की कुचालक होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऊष्मा की क्या होती है फ्रेंड्स? कुचालक होती है लकड़ी। इसीलिए ऊष्मा की जो क्या होती है? कुचालक होती है आपकी लकड़ी। ठीक, तो लकड़ी में जब आपको लकड़ी को आप हीट करते हो, अगर आप जैसे ये मान लीजिए कोई एक लकड़ी है, इस टाइप की ये है, अगर आपने इधर से इसको गर्म किया, इधर से आपने इसको हीट दी, ऊष्मा दी, तो ये वाला सिरा जो लकड़ी का होता है वो गर्म नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपका मान लीजिए कोई चायदान है या कोई भी बर्तन है, इसमें लकड़ी का हैंडल लगा दिया गया, तो जब ये बर्तन गर्म हो जाता है तो ये सिरा तो गर्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला सिरा गर्म नहीं होता है। अर्थात इसमें जो ऊष्मा का प्रवाह है वो नहीं हो पाता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। अर्थात जो हमारा ऑप्शन ए है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लकड़ी गर्मी का एक बुरा संवाहक है, यानी ये गर्मी को अच्छे से धारण नहीं करता है, गर्मी को संवहन यानी आगे बढ़ाता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। क्या है? सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो उनको पूरी डिटेल में देता रहूंगा। अगला प्रश्न है आपका, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, या इब्राहिम लोधी? फ्रेंड्स समझिए, आपका जो लोधी वंश है ये दिल्ली सल्तनत, पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत आपका 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। 1206 में जो पहला यहाँ का वंश होता है जिसका नाम होता है गुलाम वंश, जिसकी जो आपकी नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है, और जो अंतिम वंश होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है लोधी वंश। इसी लोधी वंश की जो नींव है वो आपके बहलोल लोधी द्वारा रखी जाती है। और कब रखी जाती है? तो आपके 1451 में रखी जाती है। लोधी वंश का जो अंतिम शासक होता है वो आपके पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से हार जाता है। यही बाबर आपके मुगल वंश की क्या करता है? स्थापना कर देता है। तो हमसे पूछा गया था लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो आप लोग देख लीजिए। अब ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। बहलोल लोधी जो है आपका वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। लिखा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी वेनेडियम, ऑप्शन डी आयोडीन। तो देखिए, गंधक को फ्रेंड्स हम लोग सल्फर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इन लोगों को नहीं पता है, गंधक को हम लोग सल्फर भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी। आप लोगों को सभी पता है, जो समुद्र होता है समुद्र से निकाला जाता है नमक, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और नमक में क्या होता है? आयोडीन।
तो ये नमक जो समुद्र में, मान लीजिए आपका समुद्र है, इन समुद्र में जो ये शैवालें होती हैं ऐसे करके, तो इनकी जो परतों पे पाया जाता है वो आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका डी जो है वो आयोडीन हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में आपका नमक निकलता है और नमक की मात्रा किसकी होनी चाहिए, आयोडीन। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं घेंघा, घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग गलघोटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गलघोटू। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको ये प्रश्न। तो क्वेश्चन का समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त होता है, तो आपको आयोडीन। लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। लिखा है एक्सरे किसके द्वारा खोजे गए थे, यानी हम लोग इस बात हो रही है एक्स रे, यानी एक्स रे का मतलब यहाँ पे किरण है, यानी एक्स किरणों की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए बैकुरल ने की थी, ऑप्शन बी रॉन्टजन ने की थी, या ऑप्शन सी मैरी क्यूरी ने की थी, या मैडम क्यूरी ने की थी, या ऑप्शन डी वॉन ल्यू ने की थी। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप बात करेंगे हेनरी बैकुरल के बारे में, तो इन्होंने फ्रेंड आपके रेडियो एक्टिविता, या हम लोग हिंदी में कहते हैं रेडियो धर्मिता, उसकी खोज की थी। ठीक है, अगर आप करेंगे रॉन्टजन, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉन्टजन ने ही आपकी खोज की थी एक्सरे किरणों की। मैडम क्यूरी की अगर बात करोगे तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी, और इन्हें ही 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है आपका। एक बार इन्हें मिला है पहले भौतिक में, और दोबारा इनको मिला है आपके रसायन विज्ञान में। तो पहली महिला जिन्होंने आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है 2 बार, तो मैडम क्यूरी, लेकिन एक्सरे खोज जिसने की है वो उसका नाम क्या है आपका, रॉन्टजन। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की है, आपकी रेडियो धर्मिता की। चलिए आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन का। लिखा पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, 1922, 1923, 1921 या 1920। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, 1920 में आपके चुनाव होते हैं, भारत में आपके 1920 में चुनाव होते हैं, और ये चुनाव जो कराए जाते हैं वो 1919 का आपका जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका एक अधिनियम आता है, जिसमें आपको महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, वोट का अधिकार दिया जाता है। इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका 1920 में चुनाव कराए जाते हैं। इसी चुनाव के बाद आपकी जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा जो है, इसका गठन किया जाता है। और कब किया जाता है फ्रेंड्स, 1921 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 हो जाएगा। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपके साथ हम ऐसे ही बने रहेंगे। चलिए प्रश्न लेते हैं अगला। लिखा है आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सबसे पहले जो स्थापना होती है वो होती है ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो आपके राजा राम मोहन राय जी करते हैं। कब करते हैं, आपके 1828 में। उसके बाद आपकी जो दूसरी स्थापना है वो होती है आपके आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना जो करते हैं वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। कब करते हैं, सन 1875 में, महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, तो आप लोगों को पता है, रामकृष्ण मिशन कब की थी, तो 1897। अगर आपका ऑप्शन ये केशव चंद्र सेन के बारे में पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स इन्होंने भी एक भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के देखेंगे तो इन्होंने लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए लड़कियों के लिए आपके एक कॉलेज की स्थापना की थी। तो इन्हें एक समाज सुधारक के रूप में हम लोग जानते हैं। समाज सुधारक यानी समाज सुधारक जो समाज में कुरीतियों को क्या करता है, सुधारता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका ए है, दयानंद सरस्वती। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित में से किसका संबंध वॉल स्ट्रीट से है। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज, वॉशिंगटन में भारतीय टाउनशिप, मुंबई में सुपरमार्केट, या कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ए है। इसमें ज्यादा कोई जानकारी है नहीं। न्यूयॉर्क में जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होगा, जिसे हम लोग अपनी
आम जनमानस की भाषा में शेयर बाजार बोलते हैं। भारत में अगर आप बात करोगे शेयर बाजार की, तो भारत में दो ऐसे बड़े बाजार हैं, जो एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा जो सबसे पुराना है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों पे जो नियंत्रण रखती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज पर जो नियंत्रण रखती है उसका नाम है सेबी, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपका जो वॉल स्ट्रीट है, जो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था वॉल स्ट्रीट के बारे में, तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका वो ए है। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा परिसर है? पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा परिसर भारत में कहां पे है? ए महाराष्ट्र में है क्या, बी गुजरात में है, सी असम में है, या डी बिहार है? तो आपका पेट्रो रसायन का जो सबसे बड़ा आपका जो परिसर है वो गुजरात के जामनगर में है। कहां पे है? गुजरात के जामनगर में है। ये सबसे बड़ा स्थल है आपका पेट्रो रसायन का। अगर आप असम के बारे में देखेंगे तो असम में एशिया में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज असम में ही की गई थी। पेट्रोलियम खोज कहां की गई थी? असम में की गई थी। और कहां की गई थी? आपके दिहांग में। कहां की गई थी? आपके दिहांग में। तो कब पूछा जाए कि एशिया में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कहां हुई थी, तो असम में हुई थी। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो आपका फ्रेंड्स जामनगर होगा। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। साइट्रिक एसिड स्वाभाविक रूप से किसमें मौजूद है? इमली में मौजूद है, दूध में मौजूद है, सेब में मौजूद है, या नींबू में? तो देखिए आपको फ्रेंड्स पता होगा इमली खट्टी होती है, लेकिन इमली में आपके टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल। चलिए अगर आप दूध में, आप लोगों को सबको मोस्टली पता होगा कि लैक्टिक एसिड, दूध में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। सेब में फ्रेंड्स आपका मैलिक एसिड होता है, बहुत बार पूछा गया, सेब इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखिएगा। सेब में आपका मैलिक एसिड होता है। और आपका जो नींबू होता है अर्थात खट्टे फल, मोस्टली जो आपके खट्टे फल होते हैं उनमें आपको जो देखने को मिलता है वो आपका साइट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो होगा नींबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। भारत लौ एस का निर्यात मुख्य रूप से करता है किसे? जापान को करता है, बी भूटान को करता है, सी इंडोनेशिया करता है, या डी रूस को करता है? तो फ्रेंड भारत जो है सबसे ज्यादा निर्यात करता है आपके जापान को। किसको करता है? आपके जापान जो है, ये जापान को भारत खूब सारा जो अपना लोहा है उसे क्या करता है? लौह को निर्यात करता है। तो पूछा जाए कि भारत लौह का सबसे ज्यादा निर्यात किसे करता है, तो आपके जापान को करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो भारत का अभी अभी हाल ही फिलहाल में जो विदेशी निर्यात है, यानी जो विदेश का निर्यात है वो 400 अरब डॉलर हो चुका है, ठीक, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत के साथ सबसे ज्यादा संबंध जो है वो इस समय किसके हैं? अमेरिका के हैं। तो अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा हमारा व्यापार हो रहा है। चलिए आगे लेते हैं सेशन को। अगला प्रश्न है, पानी में अधिकतम घनत्व होता है कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या 273? तो इस फ्रेंड्स को क्वेश्चन हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो आपका कब होता है? वो आपका होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पूछा जाए कभी फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा पानी आपकी दो अवस्था में होता है, आपका ठोस भी होता है और द्रव भी होता है, ठीक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? पानी का एक प्रकार का वो है आपका उबलने का पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है, मतलब यहां से पानी क्या हो जाता है? उबलना शुरू कर देता है। यानी इसके बाद पानी यहां से क्या अवस्था में जाना शुरू कर देगा? वाष्पीकरण में, यानी वेपराइजेशन उसका होने लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो किस अवस्था में होता है, तो फ्रेंड्स आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम किसका सहयोगी है? IMF का है, IBRD का है, IDA का है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक का है? तो देखिए इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जो आपका अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है ये आपका वर्ल्ड बैंक, जो आपका वर्ल्ड बैंक है इसका सहयोगी है। और वर्ल्ड बैंक की 5 शाखाओं में से एक शाखा है जिसका नाम है IBRD। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका IBRD। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए सामग्री उनके वाटर प्रूफ गुणों के कारण है,
कौन सा गुण होता है, उनमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो कपड़ा होता है टेंट वाला, जैसे टेंट लगाया गया यहाँ पे, तो जो तंबू लगाया जाता है यहाँ पे, इस तंबू में कौन सा ये गुण होता है, कौन सा साइंटिफिक गुण है आपका, क्या वो सतह तनाव है, क्या वो चिपचिपापन है, क्या विशिष्ट गुरुत्व है, क्या वो लोच है। तो उसमें जो उसका सरफेस टेंशन होता है फ्रेंड्स, जो आप जिसको हम लोग अपनी विज्ञान की भाषा में पृष्ठ तनाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव जो होता है आपका, उसके कारण आपका जो पानी है वो अंदर निकल नहीं पाता है, पानी अंदर निकल नहीं पाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा है भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय स्टेट बैंक को पहले हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। आइए थोड़ा भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई पहले आपका आईबीआई था, अर्थात इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आपके 1921 में की जाती है। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और राष्ट्रीयकरण होने के बाद सन 1956 में आईबीआई अर्थात आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चेंज होके बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे ना आप। तो पहले ये कौन सा था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। कब बनाया गया था, 1921 में था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1956 में हुआ। तो आईबीआई राष्ट्रीयकरण होने के बाद क्या बन गया आपका, एसबीआई बैंक। इस समय जो एसबीआई है वो भारत की तीसरी बड़ी बैंक है, अर्थात उससे पहले जो है वो एचडीएफसी आती है और आईसीआईसीआई बैंक आती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा है केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्र सरकार द्वारा किसके अधीन स्थापित किया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2006, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2004 या 2004 या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2003। तो आप लोगों को सबको पता होगा फ्रेंड्स कि 2005 में आपका एक आप लोगों को राइट दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी इसको हम लोग आरटीआई बोलते हैं। तो ये एक्ट आपका जो है ये 2005 का है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जिसे हम लोग अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं सूचना का अधिकार, यानी आप किसी चीज के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अगर पूछा जाए कि आरटीआई लागू कब किया गया, तो ये फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आरटीआई जो लागू किया गया था वो आपका 12 अक्टूबर सन 2005 को किया गया था। इससे मिलता जुलता एक शब्द और आता है आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये एक्ट आपका जो है ये 2009 का है फ्रेंड्स, लेकिन इसे जो लागू किया गया था वो 2010 को लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। लिखा है हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं, 9 है, 12 है या 8 है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को सबको पता है संविधान के बारे में कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है। इसमें आपके 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे संविधान में, तो प्रारंभ में संविधान में जो आपके मौलिक कर्तव्य थे वो वर्णित नहीं थे। पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में पहले से थे कि नहीं थे, तो ये पहले से नहीं थे। इन्हें हम लोगों ने रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। और कब लिया है, आपके 42वें संविधान संशोधन यानी 42वें अमेंडमेंट जब आपका होता है, कब, सन 1976 में। तो उस समय हम लोग अपने 10 मौलिक कर्तव्य को धारण करते हैं, लेकिन 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के बाद इसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया जाता है। तो मौजूदा समय में जो आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है फ्रेंड्स, आपकी 11 है। ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य आपके प्रारंभ में आपके संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं अपने सेशन का अगला प्रश्न। लिखा है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, वह किस बीमारी से पीड़ित है, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंदु या दूरदृष्टि दोष। देखिए क्या कह रहे हैं कि वो 10 मीटर से अधिक नहीं देख पा रहा है। जब आप मतलब उसे दूर का तो दिख रहा है भाई, 10 मीटर तक का दिख रहा है, यानी वो उसे स्पष्ट दिख रहा है, अर्थात वो उसके आगे का नहीं देख पा रहा है, तो उसे यहाँ पे दूरदृष्टि दोष है। उसे यहाँ पे कैसा दोष है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आपका निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, लेकिन जब दूर दृष्टि दोष होता है तो दूर का तो दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता है। तो ऐसे दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अपने उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, वहीं आपके निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए
सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेते सेशन का अगला प्रश्न है, भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 एंटोंगुआ में जीता। इस भारतीय टीम का कप्तान कौन था? उन्मुख चंद थे, पृथ्वी शा थे, राज अंगद बाबा थे या यश धुल थे? तो इस टीम के जो कप्तान थे फ्रेंड्स आपके यश धुल थे। ये आपका जो वर्ल्ड कप है, ये आपका वर्ल्ड कप हुआ था आपके एंटोंगुआ में, जिसमें आपके भारत ने क्या किया था, भारत ने इंग्लैंड को हराकर, भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया था और इंग्लैंड को हराकर अपना ये विश्व कप अपने नाम किया था, विश्व कप अपने नाम किया था। ये अभी फरवरी में ही इसका क्या हुआ था, फाइनल हुआ था फ्रेंड्स। और फरवरी के फाइनल में आपका भारत ने इस विश्व कप को जीता। इसके जो कप्तान थे उनका नाम था यश धुल। उससे पहले आपके उन्मुख चंद ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसकी पृथ्वी शा ने 2018 में हराया था, और यश धुल ने आपके फ्रेंड्स अभी हाल फिलहाल में 2022 में इस वर्ल्ड कप को अपने भारत के नाम किया है। चलिए आगे लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। क्या कहता है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन, लिपिड, पर्णहरित या कार्बोहाइड्रेट? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो पर्णहरित, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं, वो हरा कलर का होता है। अगर पूछा जाए पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और